प्रिय विद्यार्थियों, आज हम न्यून तापों के उत्पादन में देखने जा रहे हैं परम शून्य ताप की अप्राप्यता क्या है, यानी कि अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो क्या है और नेनेस्ट हीट थ्योरम क्या है, नेनेस्ट की ऊष्मा प्रमेय क्या है। हमने शीतलन के प्रयोगों में देखा है कि जैसे जैसे हम निकाय का ताप कम करते गए हैं, हमें और कम ताप प्राप्त करना कठिन होता जाता है। और हमने बहुत सारी शीतलन की विधियां देखी हैं। गलन मिश्रण विधि देखी, रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन देखा, जूल थॉमसन प्रसार द्वारा शीतलन करते हैं, विरुद्धोष्म चुंबकन द्वारा शीतलन करते हैं, लेकिन इन और नाभिकीय चुंबकन भी किया गया। तो इन सब से हमें जो ताप है वो 10⁻⁻6 कोटि तक हम प्राप्त कर पाए, यानी परम शून्य ताप पर हम पहुंचने में अभी तक हम सक्षम नहीं हो पाए हैं। इसका मतलब हम कितने भी शीतलन के चक्र कर लें, लेकिन अभी तक हमारे लिए परम शून्य ताप की प्राप्ति नहीं हो पाई है। यानी कि पर अनेक चक्रों के शीतलन के बाद भी परम शून्य ताप कैसा है? अप्राप्य है, अनअटेनेबल है। ये कहलाता है परम शून्य ताप की अप्राप्यता का सिद्धांत। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि परम शून्य ताप को केवल उपगमित ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि हम नियर जीरो तक ही जा सकते हैं। नेनेस्ट एक जर्मन रसायन शास्त्री थे। इन्होंने थॉमसन एवं बेथे हेल्महोल्ट्ज के द्वारा रासायनिक क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं का जब अध्ययन किया तो पाया कि जैसे जैसे हम ताप कम करते हैं, गिब्स ऊर्जा का में परिवर्तन का जो मान है वो हेल्महोल्ट्ज फ्री ऊर्जा के परिवर्तन के समीप होता जाता है, क्योंकि हम देख चुके हैं जो जी का मान होता है वो होता है E बार प्लस PV माइनस TS के बराबर, और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है E बार प्लस PV। तो यहाँ पर आपके पास अगर ताप शून्य होता जाएगा तो स्वाभाविक है कि जो गिब्स फ्री ऊर्जा का मान है वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के समीप होता जाएगा। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से हम जानते हैं कि जो डेल्टा जी का मान मैं लिख सकती हूँ, गिब्स फ्री ऊर्जा का मान लिख सकती हूँ, वो हेल्महोल्ट्ज फ्री ऊर्जा और प्लस T इंटू गिब्स ऊर्जा के ताप के साथ परिवर्तन कितना हो रहा है उसके योगफल के बराबर में लिख सकती हूँ। तो आपके पास जब आप गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा इस समीकरण से? डेल्टा F यानी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में कितना परिवर्तन हो रहा है प्लस ताप के साथ गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन की दर कितनी है, उस पर भी इसकी निर्भरता होती है। और अगर हम ये कहें कि ये डेल्टा G और डेल्टा F बराबर हो जाते हैं तो उस स्थिति में जो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन की दर है ताप के साथ वो शून्य हो जानी चाहिए। और उन्होंने नेस्ट ने ये कहा कि जैसे जैसे हम परम शून्य के ताप के और अग्रसर होते हैं वैसे वैसे केवल ऐसा नहीं है कि डेल्टा G और डेल्टा F ही बराबर हो, क्योंकि परम शून्य ताप हो जाएंगे तो T शून्य होते ही ये दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन हम ये भी पाते हैं कि साथ के साथ ये तो बराबर होते ही होते हैं, लेकिन ताप में परिवर्तन की दर भी क्या हो जाती है? डेल्टा G की शून्य हो जाती है। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि when limit T tends to 0 डेल T ऑफ डेल्टा G टेंडिंग टू 0 या फिर इक्वल टू 0। चूंकि अब ये 0 है, चूंकि डेल्टा G डेल्टा F के बराबर हो चुका है, गिब्स ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जैसे जैसे परम शून्य ताप की ओर हम अग्रसर होते हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री ऊर्जा का भी परिवर्तन ताप के साथ शून्य की ओर अग्रसर होता है। अब हम यहाँ पे जब ये कह रहे हैं कि परम शून्य तापों की ओर जैसे जैसे हम अग्रसर हो रहे हैं, गिब्स ऊर्जा का परिवर्तन ताप के साथ शून्य के अग्रसर होता है, तो इस डेल्टा G को मैं G2 माइनस G1 के रूप में लिख सकती हूँ, क्योंकि डेल्टा G मेरे पास दो अवस्थाओं की गिब्स ऊर्जा का परिवर्तन होगा। तो डेल्टा G को मैं लिख सकती हूँ G2 माइनस G1, और जैसे ही हम ये लिखते हैं मुझे मिल जाता है कि डेल G2 डेल T माइनस डेल G1 डेल T शुड बी इक्वल टू 0। परंतु मैं ये अच्छे से जानती हूँ, हमने पूर्व में अध्ययन किया है कि गिब्स ऊर्जा का जो ताप के साथ परिवर्तन होता है वो एंट्रोपी के ऋणात्मक के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगा माइनस का S2, ये हो जाएगा माइनस और माइनस मिलके प्लस का S1। तो मैं इसको लिख सकती हूँ लिमिट T टेंडिंग टू 0 S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, और S1 माइनस S2 हुआ उस प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन। तो यानी कि जब हम परम शून्य ताप की ओर अग्रसर हो रहे हैं तब जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं उनमें जो एंट्रोपी में परिवर्तन है वो शून्य हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि
जो भी परम शून्य ताप है उस पर चूंकि जो भी सिस्टम है वो कंडेंस हो जाएगा, तो उस कंडेंस निकाय में जो भी आपके पास अभिक्रियाएं होंगी, जो भी प्रोसेस होंगे, उनमें एंट्रोपी में परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, या फिर इसे हम नर्नेस हीट थ्योरम भी कहते हैं। हालांकि कुछ विचारकों का ये मानना है, क्योंकि इस नियम का इसको नियम नहीं कह सकते हम, ये एक प्रमेय ही है। क्यों? क्योंकि नियम का कोई अपवाद नहीं होता है, लेकिन हमें यहाँ एक अपवाद देखने को मिलता है, और वो क्या है, क्योंकि हम निरपेक्ष एंट्रोपी को अभी तक ST को हम निरपेक्ष एंट्रोपी के रूप में नहीं नाप सके हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम परम शून्य की ओर बढ़ते हैं, अगर वो परम शून्य ताप पे एंट्रोपी शून्य हो जाती है, तब हम ये मानते हैं कि परम शून्य ताप अवस्था, हम जानते हैं कि आपके पास क्रमित अवस्था है, क्योंकि एंट्रोपी हमेशा डिसऑर्डर को डिफाइन करता है, और जब एंट्रोपी शून्य हो जाएगी तो डिसऑर्डर आपके पास शून्य हो जाएगा, तो विकार जो भी निकाय में है वो सब शून्य हो जाएंगे। लेकिन हमें शून्य की ओर अग्रसर होने पर भी हमें कोई भी ऐसा निकाय अभी नहीं मिला है जिसमें कि हमें क्रमित, जो कि पूर्णतया क्रमित हो, यानी आदर्श रूप से क्रमित हो। तो अब इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जब तक एंट्रोपी शून्य नहीं हो जाती परम शून्य तापों पर, तब तक हम निरपेक्ष एंट्रोपी को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एंट्रोपी हमेशा परम शून्य तापों पर जो भी एंट्रोपी है उसके सापेक्ष ही डिफाइन की जाएगी। तो निरपेक्ष टॉपिक को अगर हम समझने का प्रयास करें, तो प्लांक ने क्या कहा कि परम शून्य अवस्थाओं पर, दो अवस्थाओं के मध्य एंट्रोपी में अंतर ही नहीं, वरन एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यानी कि जो भी परम शून्य ताप पर हम जाएंगे तो जो भी निकाय होगा उसकी एंट्रोपी क्या होगी, शून्य होगी। और अभी हमने देखा था कि नर्नेस के अनुसार अगर ताप शून्य के अग्रसर होते हैं तो आपके पास एंट्रोपी में परिवर्तन भी क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन प्लांक ने क्या कहा कि ये जो एंट्रोपी में परिवर्तन है, इस डेल्टा एस को मैं लिख सकती हूँ ST माइनस S0 के बराबर, यानी कि किसी ताप पर एंट्रोपी कितनी थी और परम शून्य ताप पर एंट्रोपी कितनी थी। और इसको हम कह रहे हैं कि नर्नेस के अनुसार अगर T टेंडिंग टू 0 है तो ये डेल्टा S क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन प्लांक ने क्या कहा कि परम शून्य अवस्था पर केवल यही नहीं होता कि डेल्टा S शून्य हो जाए, बल्कि ये भी होता है कि किसी भी निकाय की एंट्रोपी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो या फिर हम ये कहें कि अगर परम शून्य तापों पर निकाय की एंट्रोपी शून्य हो जाती है तो मैं निरपेक्ष एंट्रोपी ST को डिफाइन कर सकती हूँ। और फाउलर और गगनहाइम ने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई निकाय परम शून्य ताप पर है तो इसकी जो एंट्रोपी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, यानी वो बार बार नहीं बदलती है, और सुविधा की दृष्टि से इसे हम क्या मान सकते हैं, शून्य मान सकते हैं। तो ये लगभग, इसने सीधा ही कह दिया कि ये शून्य है, लेकिन इसको इसने कांस्टेंट माना, और कांस्टेंट मानते हुए इसको सुविधा की दृष्टि से क्या कह दिया कि क्या माना जा सकता है, शून्य माना जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि लेविस और टेंडल ने क्या कहा कि लेविस टेंडल ने कहा कि प्रत्येक निकाय की जो एंट्रोपी है वो परिमित और धनात्मक होती है, और परम शून्य ताप पर जो एंट्रोपी का मान है वो शून्य हो जाता है। विशेषकर ऐसे पदार्थ जो कि परम शून्य तापों पर आदर्श रूप से क्रमित हो जाते हैं, परफेक्टली डिसऑर्डर हो जाते हैं, परफेक्टली डिसऑर्डर उनका जो है वो खत्म हो जाता है, वो पूरी तरह से ऑर्डर्ड हो जाते हैं, आदर्श रूप से क्रमित हो जाते हैं, तो उनकी एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है, शून्य। क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि एंट्रोपी डिसऑर्डर का मापक है, और एंट्रोपी शून्य होने का मतलब क्या है कि जो भी निकाय है वो आदर्श रूप से क्रमित हो चुका है। और आदर्श रूप से क्रमित कौन से हो सकते हैं, वो हम जानते हैं कि जो क्रिस्टल की संरचना है वो ऑर्डर्ड संरचना होती है, एक उसमें क्रम निर्धारित होता है क्रिस्टल में, इसलिए जो क्रिस्टल परफेक्टली ऑर्डर्ड होंगे उनकी एंट्रोपी परम शून्य तापों पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और अगर हम उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात कर रहे हैं तो उत्क्रमणीय समदाबी प्रक्रम के लिए हम एंट्रोपी को हम द्वितीय नियम से लिखते आए हैं कि ds का मान क्या होगा, dq/t होगा, और dq का मान मैं इसको विशिष्ट ऊष्मा से रिलेट करते हुए लिख सकती हूँ Cp/dt, जहाँ Cp क्या है, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का मान है। तो चेंज इन जो एंट्रोपी होगा वो हो जाएगा नियत दाब पर Cp/dt/T। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो निकाय को हमने 0 केल्विन से T डिग्री केल्विन तक गर्म किया है, तब उस स्थिति में जो एंट्रोपी में परिवर्तन होगा डेल्टा S हो जाएगा ST माइनस S0, क्योंकि हम 0 से T डिग्री केल्विन पर जा रहे हैं, वो मान हो जाएगा, इसको 0 से T तक इंटीग्रेट कर देंगे हम, क्योंकि हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो Cp/dt/T, यानी कि जो एंट्रोपी किसी ताप पर है वो हो जाएगी S0 + 0 से T इंटीग्रेशन Cp/dt/T। और अगर आपके पास परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य हो जाए
तब तो मैं निरपेक्ष एंट्रोपी इस रूप में व्यक्त कर सकती हूँ। किस रूप में? कि CpdT/T इंटीग्रेशन के रूप में। अब यहाँ पर अगर ये निरपेक्ष एंट्रोपी शून्य नहीं होती है तब आपके पास सीधी सी बात है कि ये शून्य नहीं है और ये CpdT का मान क्या होगा? ये धनात्मक होगा। तो St का मान हमेशा क्या होगा? S0 से अधिक होगा। यानी कि किसी भी अन्य ताप पर निकाय की एंट्रोपी उसकी परम शून्य ताप की एंट्रोपी से अधिक होती है। और अगर एंट्रोपी परम शून्य तापों पर शून्य हो जाए तो ही मैं निरपेक्ष एंट्रोपी का मान निकाल सकती हूँ। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि नेर्नेस-शीट थ्योरम ने निरपेक्ष एंट्रोपी को डिफाइन करने का प्रयास किया है और ये कहने का प्रयास किया है कि जो परम शून्य ताप पर है वो जो भी निकाय है वो आदर्श रूप से क्रमित हो जाएगा और आदर्श रूप से जब क्रमित होगा तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? शून्य होगी। और उस अवस्था में निरपेक्ष एंट्रोपी को हम डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि हम ये देख चुके हैं कि ये नेर्नेस-शीट थ्योरम भी कहला सकती है और कुछ विचारक इसे थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड नियम भी मानते हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये न्यून तापों का जो उत्पादन का चैप्टर है ये यहीं समाप्त होता है। और अगली बार हम देखेंगे नया हमारा अध्याय कि किस प्रकार से हम ट्रांसपोर्ट फिनोमेना और अन्य मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी और आगे के अध्यायों में हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।